हेलो एवरीवन, बेटा हम कर रहे हैं 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट। और आज हम करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो लास्ट लेक्चर था, 5th लेक्चर था, उसके अंदर हमने किया था हाउ टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन द लास्ट वीडियो और इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का बनाना सीखा था हमने, और कोलाइडल सॉल्यूशन के बनाने में हमने जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे उनकी साइज को फिक्स करने का काम किया था। उनकी साइज को कोलाइडल रेंज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। आज हम उसको प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दिस टॉपिक। तो उससे पहले हम कुछ वर्ड्स जो यहाँ यूज होने वाले हैं उनको पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि जब हम इन वर्ड्स को आज के टॉपिक में यूज करें तो उसको लेके कोई कंफ्यूजन ना हो। दो वर्ड कॉमनली यूज हो रहे हैं, दे आर क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स ये दो वर्ड हैं जो मेनली यूज हो रहे हैं। इन्हीं को लेकर के प्यूरिफिकेशन का टॉपिक है, तो पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या होता है। इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, जो दोनों में खास बात है, वो ये कि दे बोथ आर एक्टिंग एज सॉल्यूट। ये दोनों ही सॉल्यूट होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को हम डिस्पर्जन फेज के नाम से बोलते हैं। तो क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स may be known as solute और dispersion phase particles। जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन फॉर्म। ये नेचुरली जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। दे आर मोस्टली आयनिक कंपाउंड। मोस्टली आयनिक कंपाउंड, नॉट एट ऑल, हमेशा जरूरी है आयनिक, पर मोस्टली ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनको लेकर के है, दैट इज दे आर स्मॉल इन साइज। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, हम कह सकते हैं ये साइज में छोटे होते हैं। तो ये क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स की तीन खास बात है। और चौथी जो इनकी इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि दे कैन इजिली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इनकी साइज क्योंकि छोटी है इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन में से आसानी से पास कर जाते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में हम रिप्रेजेंट करें तो ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के लेफ्ट की तरफ मान लो कोई सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है इट कंटेन सॉल्यूट पार्टिकल्स। और सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से चल रहे हैं? क्रिस्टलॉइड टाइप के सॉलिड पार्टिकल्स चल रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स होते हैं दे कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में से आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये खास बात है किसको लेकर? क्रिस्टलॉइड्स को लेकर। अब दूसरा पॉइंट करते हैं हम अबाउट कोलॉइड्स। जो कोलॉइड्स होते हैं ये आर यूजुअली दे आर नॉट क्रिस्टलाइन इन फॉर्म। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर नहीं होते। दे आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक नहीं होते। एंड दे आर लार्ज इन साइज, ये लार्ज साइज के होते हैं। तो मैं यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के होते हैं, नॉन आयनिक फॉर्म के होते हैं, और खास बात क्या रही, ये थोड़ी बड़ी साइज के होते हैं। तो बड़ी साइज के हैं तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं कर सकते। तो जो टॉपिक है आज का हमारा वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने ये सीखा हाउ टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन, कैसे बनाया जाता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते समय जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, वी आर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड किया हमने इसमें? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइट? दिस इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूट, और दिस इलेक्ट्रोलाइट में बी डिस्पर्जन फेज। और यही क्या है? क्रिस्टलॉइड भी यही है और कोलाइड भी। मींस वर्ड का फर्क आ गया, सिर्फ वर्ड चेंज किया हमने, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोलाइट है, यही डिस्पर्जन फेज है, यही सॉल्यूट है, यही कोलाइड हो सकता है, यही क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है। तो पॉइंट चलेगा हमारा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी अबाउट इलेक्ट्रोलाइट।
तो अब एक तीसरा वर्ड आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज करते हैं तो इट क्रिएट्स अ लिटिल पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड कि ये कोलाइड है, क्रिस्टलोइड है या सॉलिड, ये सारी ही चीजें इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से सब चीजें। पॉइंट ये आता है व्हेन दिस इलेक्ट्रोलाइट विल फंक्शन एज क्रिस्टलोइड एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रोलाइट विल फंक्शन एज कोलाइड, ये पॉइंट समझना है। तो जो पॉइंट कंफ्यूजन का है वो ये है, व्हेन दिस इलेक्ट्रोलाइट will act as crystalloid when it is present in excess amount। excess amount के अंदर जब ये सॉल्यूशन में पाया जाता है, यानी कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है। when इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूट जो होगा उसके अंदर वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन में NaCl है, नॉन वाले के अंदर होगा जिलेटिन या स्टार्च या सेलुलोज, ये हो गया, ये वाली चीजें। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए डालें, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट उसमें एक्सेस अमाउंट के अंदर है देन इट विल फंक्शन एज क्रिस्टलोइड। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो किसके रूप में काम करेगा, क्रिस्टलोइड के रूप में काम करेगा। और अगर यही इलेक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट के अंदर आ जाए, लार्ज अमाउंट मतलब एक्स से भी ज्यादा अमाउंट अगर हो जाए, तो फिर यही इलेक्ट्रोलाइट जो है इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग एज कोलाइड। तो ये कोलाइड के रूप में काम करना शुरू करेगा। यानी कि क्या हुआ, जब थोड़ी अमाउंट के अंदर हुआ तो उसके साइज, पार्टिकल साइज क्या है, छोटी है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हो जाएगा तो वो पार्टिकल आपस में जुड़ करके बड़ी साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइड में चेंज हो जाते हैं। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, वापस आ जाते हैं हम, during the preparation of colloidal solution a solution may contain crystalloid particles or colloid particles। so how to separate crystalloid particles from colloid particles? अगर solution के अंदर crystalloid या colloid particles यानी कि solute particles है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर ये होंगे तो solution may be destabilized। जो colloidal solution है वो destabilize हो जाएगा, particles will settle down at the bottom, जिससे कि आज कोलाइडल सॉल्यूशन खराब हो जाए। तो अवॉइड दैट कंडीशन, इस कंडीशन से बचने के लिए वी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें एक्सेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट में जाने से बचाना है और उनको परफेक्ट या अच्छे टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बनाना है then we have to reduce the amount of electrolyte to trace amount। तो इनके अमाउंट को हमें ट्रेस अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करना है। ट्रेस अमाउंट का मतलब हो गया ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो, बस रिक्वायर्ड लेवल में हो। सो हाउ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को जो सॉल्यूशन है उसमें हम कैसे कम कर सकते हैं, यही समझना है हमारे को प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो मीनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन का मीनिंग हुआ कि हाउ टू सेपरेट क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइड्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर दैट वी यूज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। 3 अलग अलग मेथड है हमारे पास क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को कोलाइड से अलग करने के। द फर्स्ट मेथड इज डायलिसिस। First method of separating crystalloid particles from colloid in the colloidal solution is dialysis। dialysis तो वर्ड याद रखना आपको, we are separating, किसको अलग कर रहे हैं, separating crystalloid particles, crystalloid particles from colloids in colloidal solution। What is dialysis? How this method is performed? कैसे किया जाता है? तो देखिए, let's assume कि हमने एक सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग बनाया। This is a bag of cell membrane, से हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बैग या सेलोफेन बैग भी बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग हो गया। ये जो सेल मेम्ब्रेन है अगर नेचुरल मिल जाता है ठीक है, नहीं तो हम आर्टिफिशियल टाइप के सेल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं।
आर्टिफिशियल टाइप के सेल मेम्ब्रेन के एग्जांपल होते हैं पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन पेपर। So these are two artificial type of cell membrane। ये artificial cell membrane और natural cell membrane की बात करें तो पिग्स urinary bladder में function as natural cell membrane। तो cell membrane को हमने लेना है और cell membrane का एक बैग बनाना है। इस cell membrane के अंदर एक funnel लगा दिया हमने for introduction of colloidal solution into it। colloidal solution को इसके अंदर डालने के लिए तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन और वो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने डाला इस सेल मेम्ब्रेन से बने हुए बैग के अंदर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम कह रहे हैं इसके अंदर तो कोलाइडल सॉल्यूशन हैज टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दो प्रकार के पार्टिकल। जो स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं दैट इज इंडिकेटिंग क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसी के अंदर थोड़ी बड़ी साइज के पार्टिकल्स हैं इनके अंदर। जो बड़ी साइज के पार्टिकल हैं उन्हें एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो एक जो सर्कल है इट इज रिप्रेजेंटिंग कोलाइड्स, जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स। नाउ दिस टोटली इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस इज अ फनल, ये फनल। सो विद द हेल्प ऑफ फनल we will introduce colloidal solution into the cell membrane bag। now this bag will be filled with solution। अब इसमें there are two type of particles। ये जो डार्क सर्कल से दिखा रहे हैं ये तो किसके पार्टिकल्स हो गए, क्रिस्टलोइड के पार्टिकल्स। और थोड़ी बड़ी साइज के पार्टिकल्स जिन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं they will be representing colloids। now this cell membrane bag is placed in a container filled with distilled water। अब इस बैग को जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन डाला है उसे एक ऐसे बर्तन में डालते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर से भरा हुआ है। so this container is filled with distilled water। अब देखो कौन सा काम होगा, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल स्टार्ट। जो हम सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ऑस्मोसिस में क्या होता है, पैसेज ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या था ऑस्मोसिस। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्रिस्टलोइड्स को लेकर। क्रिस्टलोइड की साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। तो स्मॉल साइज के कारण ये क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स जो हैं दे विल इजीली डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड विल पास इनटू द डिस्टिल्ड वाटर। जो छोटे पार्टिकल्स हैं यानी कि क्रिस्टलोइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल करके डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आ जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब पॉइंट ये है क्रिस्टलोइड कैसे आ सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन में से तो सॉल्वेंट ही आ सकता है। तो क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी जो साइज है एक ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स आर आल्सो मूविंग आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन, बाहर की तरफ में जो वाटर हमने लिया डिस्टिल्ड वाटर, नाउ विल बी फिल्ड विद, किससे भर जाएगा, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स। तो बाहर की तरफ में भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहती है तो बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स विल टेक प्लेस। बहुत सारे क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स बाहर वाले डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे एंड एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ दिस क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स will make the crystalloid particles to stick over the outer surface of cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर ये क्रिस्टलोइड पार्टिकल चिपकना शुरू कर देंगे। अगर ये चिपक जाएंगे तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल स्टॉप। ये प्रोसेस जो ऑस्मोसिस चल रही है रुक जाएगी। टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन टाइमली एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। बाहर का जो सॉल्यूशन इसमें बार बार हटाते रहते हैं और फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर इसमें डालते रहते हैं ताकि सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाला क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड टू ट्रेस अमाउंट, ताकि सॉल्यूशन कैसा बन जाए, एक बढ़िया परफेक्ट टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बन करके तैयार। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज कैरिड आउट। ये जो सारा प्रोसेस किया है दिस इज डायलिसिस। ऑस्मोसिस का एक दूसरा नाम क्या हो रहा है, यहाँ पर डायलिसिस का काम हो रहा है।
ऑस्मोसिस और डायलिसिस में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये कि ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और इसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सिर्फ किसके, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स। जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स है यही मूव करें, कोलाइड्स की साइज बड़ी होने के कारण से वो अंदर ही रह जाएंगे। तो ये है डिफरेंस इनके बीच में। सो बाय यूजिंग डायलिसिस टेक्निक वी कैन प्यूरिफाई द कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डायलिसिस की डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग या द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स फ्रॉम द कोलाइड्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन with the help of a cell membrane is known as dialysis. Application of dialysis. Dialysis का application क्या है? In the form of artificial kidney. Dialysis इस टेक्निक का यूज किया जाता है in the form of artificial kidney. All human beings and animals they contain a pair of kidney in them. सभी इंसानों के अंदर और जो जानवर होते हैं सबके अंदर किडनी का एक पेयर होता है। द पर्पस ऑफ किडनी पेयर इन द लिविंग बीइंग इज टू फिल्टर द ब्लड। जो खून होता है शरीर के अंदर उसको फिल्टर करने का काम होता है, और फिल्टर करने का जो काम है इस दौरान में बॉडी के अंदर बनने वाले बहुत सारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट विच आर पॉइजनस इन नेचर। शरीर के अंदर जो प्रोसेसेस हमारे चल रहे हैं, जो काम हम करते हैं, उसके कारण से शरीर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जो विषैले प्रभाव रखते हैं। तो किडनी जो है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उन नाइट्रोजनस वेस्ट को, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करने का काम करती है। बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये है किडनी का नॉर्मल का। किसी कारण से किडनी जो है वो खराब हो जाती है, तो ऐसे केस में द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फिल्ट्रेशन इन द बॉडी इज स्टॉप। वो फिल्ट्रेशन का जो काम चल रहा था वो रुक जाता है। तो ऐसे में एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी विल गो ऑन, वो काम चलता रहेगा। सो अ सिचुएशन में रीच दैट अ लिविंग बीइंग में डाई, हो सकता है कि वो इंसान या जानवर मर जाए। तो बातें इंसानों को लेकर के करें तो इस कंडीशन से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति जिसकी किडनी खराब हो जाती है उनके ब्लड को टाइमली प्यूरिफाई करना होता है। जिस मशीन से इनको प्यूरिफाई करते हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी। इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय द आर्टिफिशियल किडनी, देखिए कैसे होता है ये काम। ये आर्टिफिशियल किडनी का एक आउटर स्केच है समझने के लिए। ये मशीन है, इस मशीन के अंदर ये एक पाइप है जो सेल मेम्ब्रेन की या आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और इस पाइप को, इस ट्यूब को, आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई इस ट्यूब को सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। इस आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन से बनी पाइप के अंदर ब्लड फ्रॉम आर्टरी से ब्लड को इसमें डाला जाता है। आर्टरी ब्लड खून की वो नलियां होती हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर के बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और उसे इस आर्टिफिशियल किडनी के सेल मेम्ब्रेन वाली ट्यूब में पास किया जाता है। तो यहां से जब ये ब्लड इसमें से पास होगा सेल मेम्ब्रेन में से, तो सेल मेम्ब्रेन की खास बात क्या थी कि इसमें से सोल्यूट पार्टिकल्स में पास आउट। सोल्यूट पार्टिकल्स कौन से, जो स्मॉल साइज होते हैं, और स्मॉल साइज के पार्टिकल कौन से हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, दे आर स्मॉल साइज पार्टिकल्स। अब वो क्या करेंगे इसमें से बाहर की तरफ, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। और जो बड़ी साइज के पार्टिकल हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लार्ज प्रोटीन्स, ये बड़ी साइज के होते हैं, दे फंक्शन एज कोलाइड्स, तो वो ब्लड से या इस पाइप से बाहर नहीं निकलते। और जिन आयनों की जरूरत होती है ब्लड को, वो इस सॉल्यूशन से इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट आयन और यूजफुल आयंस आर
इंड्यूस्ड इनटू दिस आर्टिफिशियल पाइप। तो यहाँ से जब ब्लड फिल्टर होकर के बाहर की तरफ निकलेगा, इट विल बी कनेक्टेड टू वेन्स। अब इसको वेन के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये हार्ट के पास जाएगा फिर प्यूरिफाइड ब्लड, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग डायलिसिस टेक्निक। डायलिसिस तरीके से हमने इसको बनाने का काम किया। डायलिसिस अब नेक्स्ट करते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड मेथड इज बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो नॉर्मल से फिल्ट्रेशन की हम बात करें, फिल्ट्रेशन का जो काम है इट इज मेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। ये फिल्ट्रेशन का काम किससे किया जाता है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर क्या होता है, जो अपने लैब के अंदर रफ पेज जैसा हमारे को दिखता है, कई बार सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी होता है, तो दैट इज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की खास बात ये होती है कि इट हैज लार्ज साइज्ड पोर्स इन इट। इसके अंदर जो होल होते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट, ये बड़ी साइज है। तो ये हो गया एक नॉर्मल फिल्टर पेपर, और नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर मिलने वाली इसके पोर साइज होते हैं। इफ वी pour colloidal solution over this filter paper, suppose this is filter paper, ये नॉर्मल फिल्टर, इसके ऊपर हम colloidal solution को डालेंगे, तो colloidal solution में क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स भी हैं और कोलाइड पार्टिकल्स भी हैं, और जो फिल्टर पेपर उसकी पोर साइज क्या है, बड़ी है। तो जैसे हम सॉल्यूशन को डालेंगे तो सॉल्यूशन नीचे की तरफ इसमें से बिना फिल्टर हुए पास आउट हो जाएगा। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज्ड एज फिल्ट्रेशन टेक्निक फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या करना होगा हमारे को, इस काम के लिए हमारे को जो पोर साइज है यहाँ पर इनकी, उस पोर साइज को रिड्यूस करना होगा, छोटा करना होगा। तो पोर साइज को रिड्यूस करने का जो काम है इट इज डन बाय यूजिंग 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड ड्राई ईथर और सिंपल ईथर, एंड दिस मिक्सचर इज नोन एज कोलोडियन। इसे हम कोलोडियन के नाम से तो नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है इसे 4% वाले कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। वो जो कोलोडियन होगा यानी कि 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन है, अल्कोहल ड्राई ईथर के सॉल्यूशन के अंदर मिलाकर जो सॉल्यूशन बना है, इस फिल्टर पेपर को हमने सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और डिप करने से जो पोर साइज होती है दे आर ब्लॉक, वो पोर साइज छोटी हो जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। अब ये बाहर की तरफ फिल्टर पेपर को निकाल लेते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर से ये बाहर की तरफ में जो पोर साइज रिड्यूस हुई है, हो सकता है कि वो एयर के कांटेक्ट में आने पर ड्राई हो जाए, सूख जाए, और दोबारा से पोर साइज बड़े हो जाए। टू अवॉइड दैट कंडीशन, आफ्टर दैट वी पास दिस सॉल्यूशन टू HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में से इसको पास करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होता है इट फिक्सेस दिस कंपाउंड ओवर द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर के ऊपर ये कंपाउंड इसको फिक्स करते हैं, और पोर साइज इसकी परमानेंटली रिड्यूस टू स्मॉल साइज, परमानेंट छोटी साइज के अंदर होता है। इस तरह से जो फिल्टर पेपर बन करके तैयार होगा दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर, दिस इज अल्ट्रा फिल्टर। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में किस चीज का फर्क हुआ, अबाउट द साइज ऑफ पोर्स। होल जो है इनकी साइज बढ़े, नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर साइज बड़े होते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के पोर साइज क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनमें से क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स कैन पास बट कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट पास। सो बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो ये जो कंपाउंड हमने बताया पोर साइज को रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ यही नहीं है कि हम 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन अल्कोहल ड्राई ईथर में बनने पर जो तैयार होता है यानी कि कोलोडियन को ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज जिलेटिन, जिलेटिन का भी इसमें यूज किया जा सकता है। और जो कंपाउंड यूज हो सकते हैं और जिन चीजों को हम होल साइज को रिड्यूस करने के लिए जिन कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं दे आर अनग्लेज्ड पोर्सलिन, अनग्लेज्ड पोर्सलिन। जो अनग्लेज्ड पोर्सलिन होते हैं वो डायरेक्टली एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जैसा काम करते हैं। इसके अलावा जो फाइनली सिंटर्ड ग्लास होते हैं, फाइनली सिंटर्ड ग्लास,
फाइनली सिंटर्ड ग्लास। ग्लास नाम से पता चलता है कांच। फाइनली सिंटर्ड का मतलब इनके अंदर जो होल होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइज में होते हैं और इनकी साइज होती है 40 to 100 मिली माइक्रॉन्स। और ये वो साइज है जिसमें से क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, लेकिन कोलाइड पार्टिकल इसमें से पास नहीं होंगे। तो एक तो ये कंपाउंड हो गया, दूसरी चीज ये होगी और तीसरी चीज ये होगी जिनको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए तीसरा पॉइंट क्या है या तीसरा कौन सा तरीका है? दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हैं, फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे आएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग अ मटेरियल एट ए फिक्स्ड पोजीशन इन ए सर्कुलर फॉर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड। किसी चीज को एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर लगातार काफी देर तक घुमाना सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन की इस टेक्निक को हम गांव के अंदर दूध को भिगोने के लिए करते हैं। जब दही होता है, दही से मक्खन अलग करना होता है, तो उसके लिए हम चर्निंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चर्निंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत तेजी के साथ रोटेट करती है। तो उसके रोटेशन से क्या होता है, जो दही होता है, जो कर्ड होता है, उससे बटर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो वही टेक्निक जो है उसको हम यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज करेंगे। तो टेक्निक क्या यूज हो रही है? सर्कुलेशन को लेकर के, रोटेशन को लेकर के। तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिस रोटेशन का काम करती है, जिसके अंदर हम मटेरियल को रख देंगे और स्विच ऑन करने पर बहुत तेजी के साथ सर्कुलर फॉर्म के अंदर रोटेट करती है। तो जो टेक्निक, जो मशीन यूज होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर हम एक स्पेशल टाइप की ट्यूब को डालते हैं, नोन एज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। क्या नाम हो गया इसका? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को लेते हैं और इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को डालते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में दोनों पार्टिकल, कोलाइड्स भी है, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स भी हैं। तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सॉल्यूशन को लेने के बाद में इसे सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर रख देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बहुत तेजी के साथ रोटेशन होता है। तो जो पार्टिकल्स थे, इसमें क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स थे, दे विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। वो सर्कुलेशन होता है और ये पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल करके नीचे की तरफ में प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, पीपीटी कर जाएंगे। कि कौन से पार्टिकल्स हैं? क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स। So crystalline particles by the process of centrifugation will settle down at the base of centrifuge tube. Centrifuge tube के नीचे रहेगा। बाहर की तरफ में अब मशीन को रोक करके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को बाहर निकालेंगे। देन इट विल बी वेरी क्लियरली एविडेंट, बिल्कुल साफ दिखेगा पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, और जो सॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ में, या जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ। हम इसको तिरछा कर देंगे और वो सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा और सॉलिड पार्टिकल्स बाहर या अलग कर लिए जाएंगे। दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में फर्क होता है आरपीएम को लेकर। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो रिवॉल्यूशंस होती हैं वो कम भी हो सकती हैं, लेकिन जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे हैं वहां जो रिवॉल्यूशंस होती हैं दे आर एट द रेट ऑफ 7000 आरपीएम। तो ये फर्क है सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हैज रिवॉल्यूशंस एट 7000 आरपीएम। तो ये हुए पॉइंट। अब हम बात करते हैं important characteristics of colloidal solution। characteristics of colloidal solution, और वो भी important है। कुछ इजी हैं जिन्हें आप बुक के अंदर कर सकते हो। तो जो important प्रॉपर्टीज आती हैं दे आर ब्राउनियन मूवमेंट, सपोज ये हो गया हमारे पास एक बीकर और इस बीकर के अंदर है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ये कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो गए। दीज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दे पोजेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इन कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में अलग अलग टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि इनकी जो मूवमेंट है वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ, अलग अलग स्पीड के साथ होती है। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, जब वो मूव कर रहे होते हैं,
दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराते हैं। सपोज ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए जाके इस पार्टिकल से टकराता है, ये पार्टिकल इन टर्न दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, ये जाकर के किसी और पार्टिकल से टकराता है, ये एंड सो ऑन। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, दिस जिगजैग मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो कैसी मूवमेंट है? जिगजैग। कोई एक लीनियर फॉर्म के अंदर नहीं है कि सीधे ही चलते जाएंगे, तो ये क्या है? जिगजैग मोशन में आधा टेढ़ा मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको बनाया था, तो ब्राउन नाम से नाम बन गया ब्राउनियन मूवमेंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, सिग्निफिकेंस को या इंपॉर्टेंस को। ब्राउनियन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग heterogeneous nature of colloidal solution। कोलाइडल सॉल्यूशन के हेटेरोजीनियस नेचर का पता चलता है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज कैसी है? बड़ी है। किससे? सॉल्वेंट पार्टिकल से। तो दोनों की साइज अलग अलग होगी, तो कैसे हो जाएगी? हेटेरो मींस डिफरेंट, जीनियस मींस कंपोजिशन, तो दोनों की साइज कंपोजिशन क्या हुई? अलग अलग हुई। तो ब्राउनियन मूवमेंट इंडिकेट्स देयर हेटेरोजीनियस नेचर। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अगेन सॉल्यूशन, दीज आर द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर हमने लाइट को फोकस किया, लाइट को पास किया, लाइट को डाला इस सॉल्यूशन के ऊपर, तो ये लाइट पार्ट, ये लाइट जाती है, तो लाइट जो है इन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे ही ये देखो, ये गई किसी और पार्टिकल से जाके टकरा गई, और लाइट जाती है किसी और पार्टिकल से, तो हो क्या रहा है? जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट के अंदर लाइट रेज जो होती हैं, दे स्ट्राइक विद द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड आर डिस्पर्स्ड एंड आर रेडिएटेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस। वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, डिस्पर्स कर जाती हैं अलग, जिसके कारण से पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट्स इल्यूमिनेटिंग, पूरा सॉल्यूशन चमकने लग जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो मेन काम क्या हो रहा है इसके अंदर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और रिजल्ट क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम इल्यूमिनेटेड, सारा सॉल्यूशन चमकने लग जाएगा। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, इट आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द हेटेरोजीनियस कैरेक्टर। हेटेरोजीनियस कैरेक्टर का पता चले, क्योंकि ये काम कौन करे? सिर्फ क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ही करें, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स करें जिनकी साइज सॉल्वेंट से बड़ी होती है। अदरवाइज सॉल्वेंट जो होता है, यानी प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, वो टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट जो है, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर ही ऑब्जर्व कराएं। ये बंद कमरे के अंदर जब किसी छोटे से होल से लाइट अंदर की तरफ में आती है, तो जिस रास्ते से लाइट जा रही है वो सारा रास्ता भी इल्यूमिनेटेड हो जाता है, चमकने लग जाता है। उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इवन उनकी भी मूवमेंट हमारे को दिखाई देने लगती है। तो वहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर एक्टिंग एज कोलाइडल पार्टिकल्स। उन पर जब लाइट टकरा रही है तो दे स्टार्ट स्प्रेडिंग द लाइट, लाइट को बिखेरते हैं, जिसके कारण से सारा रास्ता जो होता है, पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स इल्यूमिनेटेड। So that is all they are discussed in preparation of colloidal solution.